अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फौजिया सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कौन लोग हैं? प्रोग्रामों के सिलसिले में हम ये देखते हैं कि इंतहा पसंद कौन है और किस तरह वो एक कम्युनिटी में दाखिल होकर उस पर पूरा कंट्रोल अपना हासिल कर लेते हैं। ये जो अमल है इसके बहुत से मराहिल हैं और हर मरहले को हम बहुत गौर से अपने इन प्रोग्रामों में देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि जब पूरा मुल्क उनके सामने होता है, इंतहा पसंदों के सामने, तो वो किस तरह से तयन करते हैं कि किस खित्ते में उन्होंने जाके अपना कंट्रोल जमाना है, और हमने इसके सारे अवामिल जो हैं वो भी उस प्रोग्राम में देखे थे। आज जिस मरहले की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इंतहा पसंद जब एक कम्युनिटी का तयन कर लेते हैं तो फिर उसमें कैसे दाखिल होते हैं और मकामी लोगों का ट्रस्ट जो है वो कैसे लेते हैं और अपने पांव कैसे जमाते हैं। मैं तिब से एक मिसाल लेना चाहूँगी। जब कोई वबा फैलती है या कोई बीमारी के जर्म्स फैलते हैं और वो जिस्म में दाखिल होते हैं, तो आप देखिए कि उस वक्त में जब वो इन्फेक्शन इंसान के जिस्म में आती है और जब तक वो एक बीमारी की अलामतों में तब्दील होती है, एक ख़ास अरसा होता है, उसको तिब की ज़बान में इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आज का प्रोग्राम जो है ये उस अरसे के बारे में है जहाँ पर ये लोग एक कम्युनिटी में दाखिल होते हैं और अभी तक आपने उनके असरात या खास तौर पे मनफी असरात अभी देखे नहीं होते। हमारी तहकीक ये कहती है और जो भी मुशाहिदा है सोशल साइंटिस्ट का वो ये कहता है कि आमतौर पे इनका एंट्री का जरिया जो होता है वो एक मस्जिद बनाना होता है, या तो वहाँ मकामी लोगों से डोनेशन करके वहाँ से किसी की जगह लेकर बनाते हैं, या फिर हुकूमत की बगैर इजाज़त ज़मीन लेकर मस्जिद का क़याम रखते हैं। फिर लोगों से चंदा इकट्ठा करके जब एक दफ़ा मस्जिद बन जाती है तो उसको फैलाकर या एक्सटेंड करके एक मदरसा कायम होता है, और जब मदरसा इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमने ये देखा है कि फिर उसको मरकज़ का नाम दिया जाता है। और यूँ आप देखते हैं कि एक गिरोह जो जिस भी मकसद से उस कम्युनिटी में आया, जिसका बाद में पोल खुलेगा, वो अपना मरकज़ बहुत भरपूर तरीके से कायम कर लेता है, सब मकामी लोगों के पैसों से और उन्हीं के एफर्ट से। तो ये जो मरला है ये बहुत अहम है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं अपने दो मेहमानों से मिलवाती हूँ जो हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। मैं समझती हूँ कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत गहरा है। पहले मैं तारुफ कराऊंगी हसन खान साहब का, जिनका मीडिया से ताल्लुक़ रहा, प्रिंट मीडिया से भी रहा, इलेक्ट्रॉनिक से भी रहा, और मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकली जितने भी अहम पर्सनालिटीज़ हैं उनको आप इंटरव्यू कर चुके हैं, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, तो उस लिहाज से आपका भी पर्सपेक्टिव आएगा और जो आपने तज्ज़िये किए उनका भी पर्सपेक्टिव हमारे प्रोग्राम में आएगा। हमारे दूसरे मेहमान जो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए अपनी मसरूफियत के बावजूद, वो खालिद मसूद साहब हैं, जिनकी के बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं और मैं समझती हूँ कि एक इस्लामी उलमा होने के साथ साथ वो एक बहुत रोशन ख्याल इंसान है। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, हम ये चाहेंगे कि आपको एक और ख़ातून से, बहुत बहादुर ख़ातून से मिलवाते हैं। आपको मालूम है हम अपने प्रोग्रामों में एक किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जो इस दहशत गर्दी से मुतासर हुए हों। तो ज़ीनत बीबी की कहानी पहले सुनते हैं, फिर उस पर थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँगी। ये शुरू में ये लोग जब आए तो FM शुरू किया, दर्स दिया करता था ये लोग। दर्स के बाद ये लोग कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा मदरसा बनाएंगे, इसमें बच्चों की दीनी तालीम दिलाएंगे और दर्स भी देंगे, जो भी इस्लाम में हम इस मदरसे के ज़रिए से उन्हें देंगे। लोगों ने समझा कि ठीक है, ये बहुत बड़ी मजहबी लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम ज़रूर इनके साथ ताउन करेंगे। तो लोगों ने खुशी खुशी शुरू किया, चंदा देना इकट्ठा किया। ख़ासकर औरतों ने ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि औरतें इनकी बातों में आ गई। वो समझ रहे थे कि ये आलिम लोग हैं और ये हमारे लिए अच्छी सोच रही है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। हर जुमे को एक चंदा होता था, हर औरत अपने ही वस से ज़्यादा देते थे चंदा, पैसे, जेवरात। तो अगर किसी के पास कुछ ना होता तो घर के बर्तन देते कि मौलवी साहब ने चंदा मांगा है। बाहर से लोगों ने इतने पैसे भिजवाए, जो लोग बाहर थे वो समझ रहे थे कि हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे, उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। मदरसे के नाम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। उसने
मरकज़ बनाया मदरसे के नाम पे, इमाम डेरे मरकज़। फिर ये कहा कि पब्लिक स्कूल में बच्चों को ना भेजा करो, ये हराम है। तो लोग समझे कि ये सच कह रहे हैं, ये सचमुच हराम है। जो ना समझते उसने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल से निकाल लिया और सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने ये कहा कि लड़की बिल्कुल स्कूल नहीं जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे? उन लोगों ने कहा कि नहीं, लड़कियों के लिए स्कूल जाना हराम है। अगर किसी ने अपनी बेटी को स्कूल भेजा तो हम उनके सर काट देंगे। लोगों में खौफ रास फैल गई कि ये क्या बात हो गई, हमने तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल दिया, लेकिन अब क्या करेंगे? फिर ये कहा कि ये बच्चे हैं ना, अदना से लेकर आखिर तक जितनी भी पढ़ेगी बच्चे, ये लोग बोरखा पहना करेंगे। लोगों ने ये भी किया कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपनी मनमानी कर रहे थे कि नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे। फिर उन लोग जब जो भी स्कूल जाया करते, बच्चों को अगवा किया कि ये स्कूल नहीं जाएंगे। फिर उसने ऐसा किया कि स्कूलों के बमों से उड़ाना शुरू किया, बहुत सी स्कूलों के बमों से उड़ा दिया। फिर भी लोगों ने हिम्मत ना हारी और लड़कियां स्कूल जाती रही। लेकिन फिर हुकूमत ने साथ न दिया हमारे के बच्चों को खामखा रोकना पड़ा स्कूल से। इन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे अम्मी इन लोगों को मजहबी समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, ये बहुत बड़ा आलिम है। हमने बहुत समझा कि नहीं अम्मी ऐसा नहीं है, तुम ऐसा ना करना, लेकिन वो हमारे कब मानती थी। वो तो फजलुल्लाह की पता नहीं कि कैसे फजलुल्लाह की बातों में आ गया और अपना सब कुछ उन पे छोड़ दिया कि नहीं ये हमारा बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है। हमसे भी नाता तोड़ दिया, ना आया करो हमारे घर अगर अपनी फजलुल्लाह की ना मानी। हमने कहा नहीं, हम तो कभी नहीं मानेंगे, ये है क्या चीज़ के हम इसके मानेंगे? कौन सी असर है इसकी बातों में, हम किस बात में इसके आएंगे? लेकिन मेरे में तो नहीं मान रहा है। फजलुल्लाह ने जितनी डर की बातें सुनाई थी एफएम थी, इतनी खौफ हो गया था लोगों में। मेरी माँ इस डर की वजह से फौत हो गई, हार्ट अटैक हो गई मेरी माँ को। वो कह रही थी कि ये इतना बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, वो अल्लाह ताला क्या हमें माफ़ करेंगे, हम किस तरह लोग हैं। वो तरह तरह की बातें बदल सुनाती थी। तर्जुमा जब वो कुरान शरीफ की तिलावत करती थी तो इस तरह तर्जुमा नहीं करती जिस तरह वो तिलावत करती थी। फिर कहा कि हमारे लिए जिहाद के लिए बच्चों को भेजना, हम उनको तरबियत देंगे। हर घर से हर एक ने अपने बच्चों को भेज दिया, छोटे छोटे बच्चों को। वो उनको तरबियत दे रहे थे, जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। ये लोग तो हम सीधे साधे लोग थे, हम समझ रहे थे कि ये हमारे लिए अच्छाई की बात कर रहे। जब हालात ज़्यादा बिगड़ गए तो आर्मी वाले आ गए, फ़ौज आ गई। फिर फ़ौज ने ऑपरेशन फेज़ 1 शुरू किया, लेकिन ऑपरेशन रायहक फेज़ 1, इससे तो कुछ नहीं हुआ। लोगों में फ़ौज के खिलाफ हो गए कि ये क्या हो रहा है। ना तालिब मरती है ना फ़ौज को कुछ होता है, दरमियान में अवाम मरती है, ये क्या गेम है। फिर ऑपरेशन बंद हुआ, फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ फेज़ 2। फिर धमाके शुरू हो गई। ऐसा हमारे घर के करीब भी एक धमाका हुआ था नई लाइब्रेरी के साथ। फिर इसके बाद फायर शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा फायर। हमारा घर इनके दरमियान था,